हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। पार्ट थर्ड है ये, क्योंकि इससे पहले आपके और भी पार्ट्स आ चुकी है। तो ये विजन आइज की मैगजीन से है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर आप लोग लास्ट लेसन नहीं देखे हो, जो कि पार्ट सेकंड थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। ये आपके रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। और अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर देखे हो तो ज़रूर इसके आंसर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर हम लोग आर्टिकल पे आएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जो कि फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिन्होंने रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। तो ये आपको कंट्री का नाम बताना है। सेकंड है कि इंडिया में आपको कोरल रीफ कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, आपको प्लेसेस की नाम बतानी है। थर्ड है कि यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन सी ये आपकी बर्ड सेंचुरी है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक तरीके की आपकी सीजनल ऑक्सबो लेक है, वो भी गैंगस फ्लड पेन में। और साथ ही ये जो सेंचुरी है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंटरिंग साइट है ये बहुत सारे माइग्रेंट्स का। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपके स्पेसीज आते हैं। यहाँ पे ग्रे लेग गूस भी आते हैं, जिसका 1% जो है आपके साउथ एशियन पॉपुलेशन की होती है, और वो भी विंटर सीजन में। तो इसके ये कैरेक्टरिस्टिक है, इससे आपको बतानी है कि कौन सी ये बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट फोर्थ में भी आपको बतानी कि कौन सी रामसर साइट की ये सेंचुरी है, यानी कि जो रिजर्व हॉर्स है यहाँ पे सिर्फ आपको नॉन पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे। इंडेंजर्ड रिवर आपकी इंडेंजर्ड इंडस जो आपकी रिवर डॉल्फिन है, इसके बस एकमात्र आपको यहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे। तो ये कौन सी रामसर साइट है। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ कि क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो है ना, ये आपके जो न्यू आपके रामसर साइट्स को ऐड किया गया है, जो 10 न्यू है, उसी में से ये दोनों क्वेश्चंस मैं पूछी हूँ। तो थोड़ी सी आप लोग के लिए आसान कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग फिर सोचोगे कहाँ से मैं क्वेश्चंस पूछ ली। तो लास्ट ही लेसन में मैं इसको डिस्कस करी हूँ, उसी से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और आप लोग आंसर ज़रूर करोगे। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं आर्टिकल पे। तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वेटलैंड के बारे में, तो उसके बाद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सुंदरबन मैंग्रोव्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि मेनली सुंदरबन की जो मैंग्रोव्स वाली एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो सुंदरबन मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इस तरीके की फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, जो कि आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा में देखने को मिलेगी, और वो भी यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1,40,000 हेक्टेयर में ये आपकी बड़ी हुई पूरी तरीके से ये मैंग्रोव्स है। सुंदरबन जो है वो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है, और इसको 1987 में ही इंक्लूड किया गया है। 2019 में अगर देखें तो इंडियन साइट्स ऑफ जो सुंदरबन है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस टैग ये हमारे रामसर कन्वेंशंस के अंदर दिया गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस 3 रीजंस। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ये देख लीजिए, इसे कहते हैं सुंदरबन। सुंदरबन में आपको इस तरीके की ट्रीज देखने को मिलेगी। अगल बगल आपकी ओशन वगैरह रहती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में जो सुंदरबन वाला रीजन है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे आपको इस तरीके की श्रब्स देखने को, हर्ब्स देखने को मिलेगी। ये प्लांट है, और इसमें क्या है ना कि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये एक बैरियर का भी काम करती है। इट मीन्स कि आपके जो ज़मीन में से यानी कि लैंड में से भी कोई भी चीज़ जो इरोड होकर वाटर में जाती है, तो इस चीज़ को ये रोकती है। साथ ही साथ आपकी वाटर से भी जो है ना यहाँ पे आपका अप्रूट होने में, जैसे कि अभी साइक्लोन आई थी एम्फन, तो अम्फन जो साइक्लोन आई है वो आपको बैडली हिट करी है हमारी ये सुंदरबन वाली रीजन को। तो इसमें से यही बताया गया रहा है कि इसकी रूट्स इतना ज़्यादा, इसकी रूट्स जो है वो नीचे तक रहती है और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कि इसको अपरूटन कर पाना थोड़ी सी मुश्किल है। क्योंकि आप लोग लोकल एरिया में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देखे होंगे कि काफ़ी ट्रीज़ जो है वो गिर गई थी, अपरूट हो गई थी, लेकिन ये सारे मैंग्रोव्स एरिया में जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके रूट्स होते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी समझते हैं। जैसे कि मैंग्रोव्स की कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। एवरग्रीन मैंग्रोव्स है, इसमें क्या होती है ना कि यहाँ पे लेदरी लिप्स होते हैं, यानी कि लिप्स आपका जो है ना एकदम से लेदर टाइप का देखने को मिलेगा, और ये क्या करती है कि ट्रांसपिरेशन को यहाँ पे मिनिमाइज करती है। इसमें जो जर्मिनेशन आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मैंग्रोव्स का, ये होती है विविपैरस जर्मिनेशन। सो व्हाट इज़ विविपैरस जर्मिनेशन? ये एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी सीड्स होती है ना तो वो जर्मिनेट करती है ट्रीज़ में ही, यानी कि कोई भी आपकी पेरेंट ट्री है तो पेरेंट ट्री से ही यहाँ पे जो आपकी सीड्स बढ़ती है ना, तो वो पेरेंट ट्री से ही यहाँ पे कनेक्टेड होती है, तभी वो यहाँ पे बढ़ती है। तो इस तरीके के जर्मिनेशंस को जो है ना विविपैरस जर्मिनेशन कहते हैं, और इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंग्रोव्स में ही देखने को मिलेगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन वेटलैंड रूल्स 2017। यहाँ पे वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए है।
तो न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने नोटिफाई करी है इस तरीके के रूल्स के बारे में। तो अब इसमें वेटलैंड को मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए अच्छा खासा रूल्स रखा होगा, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं कि कहाँ से ये रूल्स निकल कर आई। तो एक्चुअली ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने नोटिफाई करी है वेटलैंड 2017 की रूल्स। और वो भी यहाँ पे जो प्रोविजन दिया गया है वो इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के तहत दिया गया है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि यहाँ पे वेटलैंड जितने भी हमारे इंडिया में है ना, मेनली इसको कंजर्व किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा। आज के डेट में जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे ड्राफ्ट की गई है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया जाता है कि वो इस तरीके के रूल्स को अच्छे तरीके से अपने स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में उसको इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पे कुछ वेटलैंड के बारे में भी डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग फिगर देख लीजिए कि वेटलैंड कहते किसको है। तो ये एरिया है जिसको वेटलैंड कहते हैं, जिसमें थोड़े बहुत आपको पानी भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो है प्लांट हरियाली भी देखने को मिलेगी, कुछ स्पेशीज़ भी इसमें रहते हैं। तो इस तरीके के एरिया को हम लोग अपने कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में, इसको वेटलैंड कहते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड, लैंड कवर्ड विथ वाटर, यानी कि थोड़ी सी वाटर आपको देखने को मिलेगा, या तो पूरे साल हो या तो पार्ट्स में हो। और ये इंटरफेस है, यानी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम का ये इंटरफेस भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम लोग नेचर्स की किडनी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी देख लीजिए। यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोलॉजी। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका मस्ट हैव है कि यहाँ पे वाटर तो होना ही चाहिए लैंड के बगल में, या लैंड में पूरी तरीके से वाटर होनी ही चाहिए। सॉइल की बात करूँ तो सॉइल भी जो है ना यहाँ पे हाइड्रिक है या फिर सैचुरेटेड है वाटर के साथ, जो कि एक ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। प्लांट्स है, तो यहाँ पे आपके प्लांट्स तो होने ही चाहिए, वेटलैंड प्लांट इसको कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरीके के प्लांट होते हैं। व्हाट इज़ द वेटलैंड प्लांट? वेटलैंड प्लांट का मतलब होता है कि इनको जो है ना वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनारोबिक कंडीशन है जिसमें कि हाइड्रिक आपकी सॉइल क्रिएट्स होती है। तो इतनी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके मैगजीन्स में नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके, ओके, जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो आइए देखते हैं, पहले फीचर्स देखते हैं, गाइडलाइंस की फीचर्स क्या क्या दी गई है। तो वेटलैंड को यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, तो वेटलैंड डिज़ाइन की जाती है। और वेटलैंड को यहाँ पे आपको पता है कि रामसर कन्वेंशन है, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड है उसको कंजर्व करने का ठेका जो है यहाँ पे किसके द्वारा लिया गया, तो रामसर कन्वेंशन। और रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर, तो उसी के नाम पर यहाँ पे इस तरीके का कन्वेंशन निकल कर आया, जो कि 1972 में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। वेटलैंड जो नोटिफाई की जाती है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ के रूल्स के तहत यहाँ पे दिया जाता है। सारे वेटलैंड इर्रिस्पेक्टिव कि वो कहाँ पे उनकी लोकेशन है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसके ओनरशिप कौन है, उसमें किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम सर्विस कैसा है, ये सारी चीज़ों को अलग रखिए, बस वेटलैंड होनी चाहिए। इसको नोटिफाई करना है इस वेटलैंड रूल्स के अंदर, एक्सेप्ट कि यहाँ पे रिवर चैनल कौन सी है, पैडी फील्ड है कि नहीं, सर्टेन यहाँ पे कैटेगरी है जो कि ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़कर यहाँ पे सिर्फ अगर नेचुरली अकरिंग आपका यहाँ पे अगर वेटलैंड है तो उसको रजिस्टर करना है इस तरीके के रूल्स के तहत। प्रोटेक्टेड एरिया है, और एरिया है जो कि इस तरीके के कोस्टल जोन रेगुलेशंस के अंदर आती है, तो उनको भी यहाँ पे आपका बाहर रखा गया है इस रूल से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टेड एरिया आपकी आती है, जैसे कि आप लोग देख लो कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये सारे एरिया को आपको इस वेटलैंड रूल्स के अंदर नहीं रखना है। अब देखते हैं कि वेटलैंड के अथॉरिटीज़ कौन होंगे। तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, यानी कि मिनिस्टर इन चार्ज है आपके इन्वायरमेंट में, वो भी स्टेट में रहेंगे। तो ये इसके चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन होंगे अथॉरिटी के। एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या फिर चीफ सेक्रेटरी होंगे, उनको यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया जाएगा इन केस कोई भी यूनियन टेरिटरी के लिए। और यहाँ पे डाइवर्स मेंबरशिप भी होंगी, एक्सपर्ट होंगे कोई लोग जो कि यहाँ पे वेटलैंड इकोलॉजी के यहाँ पे एक्सपर्ट होंगे, या फिर हाइड्रोलॉजी वाले डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट होंगे। तो हर एक वेटलैंड अथॉरिटी को क्या क्या होंगे, यहाँ पे कौन कौन होंगे। टेक्निकल कमेटी होगी, जिसमें कि यहाँ पे ब्रीफ डॉक्यूमेंट रिव्यू करने वाले होंगे, मैनेजमेंट प्लान करने वाले होंगे, एडवाइस करेंगे किसी भी टेक्निकल मैटर में जो भी यहाँ पे वेटलैंड अथॉरिटी के द्वारा रेफर किया जाएगा। साथ ही ग्रीवियंस कमेटी भी होगी, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा, जिसमें कि 4 मेंबर होंगे। और वो एक मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है जो कि पब्लिक के द्वारा अगर यहाँ पे रेज हो रही है कोई भी प्रॉब्लम, तो उसको सुना भी जाएगा और उसको फॉरवर्ड भी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेक्निकल कमेटी है, एंड नेक्स्ट इज ग्रीवियंस कमेटी है, ओके। फिर यहाँ पे जितने भी वेटलैंड की लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे डेवलप्ड बेस्ड ऑन द जो वेटलैंड है उसको यहाँ पे जो भी आपके रामसर कन्वेंशन के डेफिनेशन के अंदर जो भी वेटलैंड आती है उसकी लिस्ट को एक प्रिपेयर किया जाएगा। ये जो कन्वेंशन है ये इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया है। यहाँ पे वेटलैंड को डिफाइन किया जाता है एज ए एरिया ऑफ मार्श है, फेन है, पिटलैंड है, वाटर है, चाहे ये नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो टेम्पररी हो, वाटर यहाँ पे स्टैटिक रहे या फिर फ्लो हो, फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, इट डजेंट मैटर। ये सारी चीज़ें अगर है
इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी भी है तो यहाँ पे उसको वेटलैंड का दर्जा दिया जाएगा। डिलिनिएटिंग वेटलैंड यानी कि हर एक वेटलैंड जो भी नोटिफाई की जाएगी एक जोन होगा इन्फ्लुएंस का, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये वेटलैंड है, इसके चारों ओर कुछ जोन बनाई जाएगी और ये जोन जो है आपके वेटलैंड के इन्फ्लुएंस से ही होगी। ये एरिया होगा, इसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होगी जो कि यहाँ पे एडवर्स चेंजेस, अगर यहाँ पे आपका जो चारों ओर एरिया है उसमें अगर वेटलैंड इकोसिस्टम में कुछ गलत तरीके का नेगेटिव तरीके के चेंजेस लेकर आ रही है तो उस जोन को जो है ना यहाँ पे डिलिनिएटेड वेटलैंड के अंडर रखा जाएगा। वेटलैंड वाइज यूज़ एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर भी है, यानी कि यहाँ पे जो नोटिफाइड वेटलैंड है उसको सही तरीके से मैनेज भी की जाएगी, ये भी रिकमेंड किया जा रहा है। तो सही तरीके से मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक टर्म है वाइज यूज़ अप्रोच। अगर आप लोग शंकर IAS एकेडमी की जो आपकी इन्वायरमेंट वाली बुक है उसको अगर आप लोग रीड आउट किए होंगे तो उसमें से आप लोग को समझ में आ जाए कि वाइज यूज़ अप्रोच क्या है। वैसे मैं आगे भी आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई कर दूंगी कि व्हाट इज़ वाइज यूज़ अप्रोच, बट अगर शंकर IAS एकेडमी के आप देखे होंगे तो आप मेरे लेसन समझ जाओगे। कल भी आपकी एक लेसन आ चुकी है जो कि आप लोग, आई होप कि आप लोग देखे होंगे, नहीं देखी हो तो मैं आई बटन पे यहाँ पे लगा दूंगी, प्लीज़ देख लीजिए कि वो रेडियो एक्टिव आपकी पॉल्यूशंस कौन कौन सी होती है, थर्मल पॉल्यूशन कौन है, साथ ही सॉलिड वेस्ट के बारे में उसमें डिस्कस किया गया और ई वेस्ट के बारे में भी। ओके, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टैटिक पोर्शंस तो जानना ही चाहिए, इसके लिए आपको शंकर IAS एकेडमी को फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाइज यूज़ अप्रोच होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन के अंदर डिफाइन किया गया है वाइज यूज़ का जो वेटलैंड का है, तो इसमें बताया जाता है कि हम लोग इकोलॉजिक कैरेक्टर जो है ना, इकोलॉजिकल कैरेक्टर उनके मेंटेनेंस को, साथ ही यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से जो इकोसिस्टम अप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग जो है वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड को अचीव कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें को हम लोग को किसको ध्यान में रखना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, यानी कि इस तरीके से हम लोग को डेवलप करनी है कि आज की जनरेशन को सारी नेचुरल रिसोर्सेज की सारी चीज़ें उनको मिल सके, आगे आने वाली जनरेशन को भी मिल सके। तो इस तरीके का हम लोग को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे वेटलैंड में जो भी इकोसिस्टम है उसको हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके चलना है। तो उसको अगर हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम लोग जो है यहाँ पे वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है ये भी देख लीजिए। इट मीन्स कि वेटलैंड वाले एरिया में आपको क्या क्या काम नहीं करना है। तो सबसे पहला है कि कन्वर्जन, यानी कि वेटलैंड को यहाँ पे कन्वर्जन करना है। जैसे कि यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर इसको इंक्रोच किया जा रहा है, कोई भी तरीके से वेटलैंड के चारों ओर अगर कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, या फिर जो इंडस्ट्री है तो उसको और एक्सपेंड किया जा रहा है, या फिर सॉलिड वेस्ट, जितने भी तरीके के सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको डंप किया जा रहा है, या फिर अनट्रीटेड वेस्ट को अगर डिस्चार्ज की जा रही है, यानी कि अच्छे तरीके से गंदगी जो होती है ना उसको अगर डिस्चार्ज कर दे। जैसे कि कल हम लोग देखे थे कि थर्मल पोल्यूशन, तो थर्मल पोल्यूशन होता क्या है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है उसमें से अगर गंदा पानी, गर्म और गंदा पानी अगर उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है रिवर पे, तो उसको हम लोग थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। उससे बहुत तरीके का लॉस होता है जो कि हम लोग ऑलरेडी उस लेसन में देखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो करना यहाँ पे एकदम से प्रोहिबिट किया गया है। परमिशन है कि अगर आप लोग कोई भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी यानी कि इस तरीके का काम अगर आप लोग को करना ही है तो इसके लिए भी आप परमिशन ले सकते हो, और ये परमिशन सिर्फ आपका दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो कि एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। और रिकमेंडेशन किनका होगा, तो वेटलैंड अथॉरिटी का। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोग को इस तरीके के प्रोहिबिटेड वेटलैंड एक्टिविटीज़ में से कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको परमिशन भी दिया जाएगा। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ देखिए कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे रेगुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे जो बायोमास हार्वेस्टिंग है ना उसको यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाएगा। जैसे ट्रेडिशनल आपका जो प्रैक्टिस होता है हार्वेस्टिंग वगैरह का, उसके बाद सस्टेनेबल कल्चर है यानी कि फिशरीज प्रैक्टिस की जाएगी, या फिर नॉन मोटराइज जो बोट वगैरह चलती है ना थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए, फिशिंग वगैरह पकड़ने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए, तो बोट वगैरह भी चल सकती है। टेम्पररी नेचर का अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो ये सारी काम भी यहाँ पे की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए जो प्री एग्जिस्टिंग राइट है और प्रिविलेजेस जो कि यहाँ पे नोटिफाइड वेटलैंड में दी गई है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो हर एक वेटलैंड की बात करें तो ये यहाँ पे एक रेंज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग राइट्स और प्रिविलेजेस से ये यहाँ पे एसोसिएटेड है। ऑब्वियस है क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि नेचर के बारे में आज से हम लोग कंजर्व नहीं कर रहे हैं। ये इन्वायरमेंट एक्ट जो हमारा बना था, इन्वायरमेंट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 की है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि कितने पहले से, मेरे आपके जन्म से पहले से जो है इस तरीके का एक्टिविटी किया जा रहा है। हमारे वेटलैंड को कंजर्व करने की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। तो पहले से जो रूल्स रेगुलेशंस और जो प्रिविलेजेस चलते आ रही है ना, वो आप लोग हर एक वेटलैंड में देखोगे कि एसोसिएटेड है। तो इसको मस्ट इंश्योर करना चाहिए, यानी कि पहले से जो उसकी रूल्स रेगुलेशंस है उसको तो इंश्योर करना ही है। लेकिन आज की डेट में क्या है ना कि हम लोग जैसे लोग हैं जो राक्षस बनते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहे, हम लोग बस एक तो सेल्फिश होते जा रहे हैं क्योंकि हमें बस चाहिए, हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को बहुत तरीके से, गलत तरीके से इंक्रोच कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को इतना जो कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है कि वो इस तरीके का जो है ना रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ रही है कि किस तरीके से वो यहाँ पे इन्वायरमेंट को जो है बस हम जैसे राक्षसों से बचा सके।
सके। ओके, तो ये सबके लिए नहीं है, दिल पे मत लीजिएगा, मैं बस समझाने के लिए बताती हूँ। और ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि आज की डेट में अगर आप लोग ने आज की न्यूज़पेपर पढ़ी है इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें कि दिया गया है कि इस बार की 2020 की जो समर सीज़न है ना, वो इतनी अलग क्यों है, विंटर गर्मी इतनी अलग क्यों है। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल्स है, अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हो तो उसमें बहुत अच्छी आर्टिकल दी गई है। तो उसमें एक रीज़न हम जैसे लोगों के बारे में बताई जा रही है कि हमारी जो एक्टिविटी है और हमारी जो बिहेवियर है आज की डेट में इतना चेंज हो चुका है कि हम लोग इन्वायरमेंट की तरफ तो अच्छी तरीके से देख भी नहीं पा रहे। हम लोग सिर्फ इन्वायरमेंट को ना एक ऐसे देखते हैं कि ये बस हमारे इस्तेमाल के लिए, ऐसा नहीं देख रहे कि अगर हम लोग इन्वायरमेंट से कुछ ले रहे हैं तो हमें इन्वायरमेंट को देना भी होगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा ना कि बस हम लोग जो है ना बिना इन्वायरमेंट के एग्जिस्ट तो कर नहीं सकते। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और वो समय जो है आप लोग अभी भी देख रहे हो कि किस तरीके से इन्वायरमेंट का रुख बदला है और हम लोग घर में पैक हो गए है कि नहीं। तो ये भी, इसके पीछे भी हमारा ही देन है। तो बहुत अच्छी आर्टिकल है, वही चीज़ें यहाँ पे भी बताई जा रही है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो वायलेशन होती है सैंड पिनल प्रोविजंस की, यानी कि जो वायलेशंस है वेटलैंड रूल्स की, तो इसको भी अट्रैक्ट कर किया जाएगा, यानी कि पेनल प्रोविजंस दी जाएगी इंडियन पीनल कोड के तहत जो है ना, आपको यहाँ पे सजा वगैरह पनिश भी किया जाएगा। ठीक है, ये भी बात बताई जा रही है, यहाँ पे रूल्स रखा गया है। पोर्टल है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है एक वेब पोर्टल भी बनाई है, यानी कि आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, जिसमें कि अगर आप लोग को किसी भी तरीके का आपको लगता है कि आपके एरिया में, आपकी सिटी में वेटलैंड रूल्स है उसकी इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है, या फिर कोई लोग उनकी जो रूल्स है उनको वायलेट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके के पोर्टल में इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेशनल वेटलैंड कमेटी भी बनाई गई है। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको CWRA भी बोलते हैं, इसको रिप्लेस किया जाएगा एक कमेटी के साथ, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे यही देखेगी कि रूल्स का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरे तरीके से ये रूल्स है जो कि इस बार जो फॉर्म किया गया है, इस बार तो नहीं, ये 2017 की है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हो तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग इस तरीके के रूल्स को जो है इंक्लूड कर सको। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इससे पूछ भी लिया जाए क्वेश्चंस, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रूल्स में है क्या। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि वाइज यूज़ के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग को ऐसा काम करना है जिससे कि हमारी इकोलॉजी रिहैबिलेट हो पाए, पुनर्जीवित हो पाए, जो चीज़ें लॉस हो चुकी है इन्वायरमेंट से उसको फिर से लाया जाए, और साथ ही साथ हमारे नेचर को रीबिल्ड किया जाए। ठीक है, वेटलैंड इन्वेंट्री हो, असेसमेंट हो, मॉनिटर हो, यानी कि जो वेटलैंड वाला एरिया है ना उसको कहीं से भी हम लोग जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको इन्वेंट्री मेजर्स के तहत जो है उसको और भी ज़्यादा कंजर्व करना है। साथ ही रिसर्च करना है, यानी कि ऐसी तरीके से रिसर्च करना है कि न्यू टेक्नोलॉजी, आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी एडवांस इतनी हो गई है, तो हम लोग को रिसर्च करके जितनी भी वेटलैंड वाली एरिया है उसको और ज़्यादा कंजर्व करने के बारे में सोचना है। कम्युनिकेट करनी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन एक्टिविटी होना चाहिए। हर चीज़ सरकार करे ये तो ज़रूरी नहीं है, हम जैसे इंसान क्या करेंगे, सिर्फ इंक्रोच करेंगे? नहीं ना, हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ है कि हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपकी पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसमें हमारी ड्यूटीज़ भी है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लोग 7th क्लास की अगर NCERT पढ़े हो तो उसमें एक इन्वायरमेंट की बुक भी आती है, जिसमें आपका बताया जाता है कि किस तरीके से जो है ना हम लोग को इन्वायरमेंट पे भी एक ध्यान देना चाहिए। तो बचपन से ये पढ़ाया जा रहा, तो ये एजुकेशन और भी ज़्यादा एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए। मैनेजमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे वेटलैंड वगैरह है, वेटलैंड हो, मैक्रोव्स हो, तो ये सारी चीज़ों की जो है मैनेजमेंट की अच्छी खासी प्लानिंग होनी चाहिए। हैबिटाट मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे एरिया में आप देखोगे ना बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनकी हैबिटाट है, उनके रहने का जगह है, तो उसको कभी भी बर्बाद नहीं करना है। कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म होना चाहिए। इको टूरिज्म तो हो, यानी कि टूरिस्ट लोग तो आते ही है, तो आते हैं तो यही सारी चीज़ तो देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सुंदर होती है, ये ब्यूटीफुल सी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें देखने आते हैं, घूमने आते हैं। तो ये एक इको टूरिज्म हो, ऐसा नहीं है कि वो लोग आए और कचरा फैला के चले गए और हमारे वेटलैंड को जो है गंदा करके चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, उन लोग भी जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखें और भी सारी चीज़ों का ध्यान रखें, है कि नहीं। तो ये होती है वाइज यूज़। अब आते हैं फंक्शन देखते हैं। जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है, तो इनकी फंक्शंस क्या क्या होगी। सबसे पहला है कि लिस्ट बनाना है, यानी कि हर एक स्टेट में, यूटी में, यहाँ पे स्टेट वेटलैंड की अथॉरिटी का यहाँ पे सबसे पहला काम है कि उनको ये आइडेंटिफाई करनी है कि उनके स्टेट में कितने सारे वेटलैंड हैं। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ डेवलप करनी है कि इस एरिया में क्या क्या काम हो सकता है, उसको साथ ही साथ रेगुलेट भी करना है और परमिट भी करना है। परमिट कैसे करना है, एक नोटिफाइड वेटलैंड करके, यानी कि वेटलैंड जो भी है उसको नोटिफाई करना है। उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस भी देखनी है कि उसमें क्या क्या काम हो रहा है, कहीं इंडस्ट्री है तो वो किस तरीके से काम कर रही है, कहीं वो इंडस्ट्री
इंडस्ट्री अपने आप को एक्सपेंड तो नहीं कर रही है, न्यू इंडस्ट्री तो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखनी है। एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिफाइन करना है कि कैसे कंजर्व करना है और वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान हो जो कि यहाँ पे वाइज यूज़ प्रिंसिपल के बेसिस पे हो, जो कि अभी हम लोग जितनी भी वाइज यूज़ प्रिंसिपल देखे बस उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो है आपकी एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान हो, जिसको यहाँ पे एक सब कोई मिल के इम्प्लीमेंट भी करे। फंक्शन जो है एक नोडल अथॉरिटी की, वो यहाँ पे ये है कि सारे वेटलैंड स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, वो यहाँ पे एज ए नोडल अथॉरिटी जैसा काम करेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आती है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। गोगा बिल है, ठीक है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गोगा बिल इनको डिक्लेयर किया गया है बिहार की फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके शंकर IAS अकेडमी में, तो भी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये बिहार की पहली ऐसी कम्युनिटी रिजर्व है जिसका नाम है गोगा बिल। अब गोगा बिल के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑक्सबो लेक है, वो भी बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं। ये आपका फॉर्म कैसे होता है, ये जो रिवर है महानंदा इसके फ्लो से होता है, और खंकर जो कि आपके नॉर्थ में है, और गंगा जो कि साउथ और ईस्ट में है, इसी के फ्लो से आपका जो है इस तरीके का ऑक्सबो लेक यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ थ्रेटेंड स्पेसीज है जो कि इस साइट में आपके प्रेजेंट है। लेसर एडजस्टेड फॉल्स है जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आ रहे हैं। 3 स्पीसीज है जैसे कि ब्लैक नेक्ड स्टॉक है, वाइट एब्स है, वाइट आइट यहाँ पे पोचार्ड है, जो कि आपकी यहाँ पे किसके अंदर आती है, तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आ रही है। अब ये देखिए आपकी ऑक्सबो हो गई, ठीक है। इसे कहते हैं ऑक्सबो, जो छूट जाता है और इस तरीके से यू शेप में होती है, ठीक है। ये जो आपका इस तरीके का जो यहाँ पे रिवर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड मिएंडर। जब रिवर पूरी तरीके से इस तरीके से बहने लगे तो इसको मिएंडर कहते हैं। और बहते बहते ही क्या होता है ना कि ये जो पोर्शन है ये कट आउट हो जाती है। तो जब ये पोर्शन आपकी कट आउट हो जाती है और बिल्कुल अलग से हो जाती है, देन दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। और इसी ऑक्सबो लेक को यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व का यहाँ पे टैग दिया गया और जिसको कि यहाँ पे गोगा बिल कहा जा रहा है। तो ये तो बात रही। अब यहाँ पे कुछ मैप लोकेशन भी देख लीजिए। बिहार में ये आपको गोगा बिल लेक देखने को मिलेगा, यहाँ पे कटिहार वाली रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे कुछ और भी स्पीसीज़ है जो कि इस साइट से रिपोर्ट की गई है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक इबिल्स भी है, एशी स्वेलो स्ट्राइक भी है, यहाँ पे आपकी जंगल बैबलर है, बैंक मायना है, रेड म्यूनिया है, नदर्न लैपविंग है, स्पॉटविल डक है। 2004 में गोगा बिल, जिसमें कि आपकी नेबरिंग भागर बिल भी है और साथ ही बल्डिया चौर भी है, इसको यहाँ पे स्टेटस दिया गया था इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ इंडिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा इसके अगल बगल कौन सी एरिया है। तो ये है भागर बिल और बल्डिया चौर, जिसको कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ इंडिया के अंदर स्टेटस दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसी से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसको है यहाँ पे नाम है सिंगचुंग बुगुन विलेज आपकी कम्युनिटी रिजर्व्स। तो ये है क्या, ये कम्युनिटी रिजर्व्स है जो कि लॉन्च किया गया था बुगुन कम्युनिटी, और ये कहाँ पे है, तो एक सिंगचुंग विलेज आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी के द्वारा यहाँ पे जो है आपका कम्युनिटी रिजर्व्स दिया गया है। साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये दिया गया है। ये जो बॉर्डर है ये आपको ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा, जो कि तेजपुर आसाम में ये सिचुएटेड है। जो लोकल बुगुन ट्राइब्स है ना, वो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं कि कम्युनिटी रिजर्व्स को फॉर्म करने में, क्योंकि इससे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो बर्ड है वो यहाँ पे आपका कंजर्व हो पाती है, जिसका नाम है यहाँ पे बुगुन लियोकिकला। ओके, तो इस तरीके का नाम है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए कम्युनिटी रिजर्व्स करने का मतलब यही है कि कोई भी आपकी स्पीसीज है तो उसको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए होता है, कोई भी ट्राइब्स है तो उनको कंजर्व करने के लिए होता है। बेसिकली ये सारी जो जगह है ना, यहाँ पे आपको कुछ ट्राइब्स जो वहाँ के नोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं जिस भी स्टेट के, उनके ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ स्पीसीज है उनको स्पेशल तरीके से कंजर्व करने के लिए तो है इस तरीके का कम्युनिटी रिजर्व बनाया जाता है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे कुछ यूनिक फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ एनिमल्स और फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। जैसे रेड पांडा है, इस वाले एरिया की बात की जा रही है। जो क्लाउडेड लेपर्ड है, यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज है। यहाँ पे सेम लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दी जाती है, और यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व में, जो कि यहाँ पे आपका इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इन 2018 में ये रिसीव हुई है। तो ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका रखा जाता है सारे स्पीसीज को जो रखा जाता है यूनिक, यहाँ पे आपको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स है, जो कि यहाँ पे आपके ब्लू फ्लैग बीचेस के लिए है। सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट फिलहाल समझने की कोशिश कीजिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पे रिलैक्स करी है कुछ नॉर्म्स जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन से हैं, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है जो कि बीचेस के अगल बगल होते हैं। इससे क्या होगा, इससे स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई कि वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करे और यहाँ पे उनको जो है ना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे उनको दे। तो अब डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि ब्लू फ्लैग बीचेस ये आपका इको टूरिज्म मॉडल है, यानी कि ऐसा आपका बीच होना चाहिए जो कि पूरी तरीके से साफ़ सफाई हो, यहाँ पे किसी भी तरीके का डेंजर सिचुएशन नहीं हो। अगर आपकी क्लाइमेट में कोई थोड़ी भी अप डाउन होती है तो इससे वहाँ के रहने वाले लोग और वहाँ की जो आपकी कम्युनिटी वगैरह है उनको किसी भी तरीके का जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इको टूरिज्म हो यानी कि टूरिस्ट लोग भी अच्छे से आए और वो लोग भी यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ का एंजॉय कर सकें। ये जो सर्टिफिकेशंस है ये यहाँ पे डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा दी जाती है। इसमें 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया रखा गया है और 4 मेजर हेड है इस बीचेस के, यानी कौन कौन है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट है, बाथिंग वाटर क्वालिटी है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन है और सेफ्टी और सर्विस है। यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें पे ध्यान देना होगा कि कहीं भी इन्वायरमेंट है जैसे कि बीच वगैरह का अब हम लोग बात करें तो बीचेस में क्या है ना कि आपके पास एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप अवेयर हो, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से अवेयर हो। आपको पता है कि बीच में आपको जो है टाइड वगैरह देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पे आपकी वाटर लेवल अगर अप होती है तो अगल बगल रहने वाले लोगों जो है ना वो सारे जो है पानी में बह भी सकते हैं और पानी में वो लोग डूब भी सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे जो है बीचेस वगैरह में लोग नहाते भी हैं, तो यहाँ पे वाटर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि नहाने की जो पानी की क्वालिटी है वो यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट को सही तरीके से मैनेज करना है, कंजर्व करना है, साथ ही यहाँ पे इन्वायरमेंट की सेफ्टी की बात की जा रही है और साथ ही साथ लोगों को यहाँ पे सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। यहाँ पे ज़रूरत है कि जो बीचेज़ है ना उसमें कुछ सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, जैसे कि पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स हो, जैसे कि आप लोग भी देखे होंगे अगर गोवा के बीचेस वगैरह अगर आप लोग देखे होंगे, गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हो तो कुछ मूवीज़ में देखे होंगे कि एकदम पोर्टेबल होता है आपका छोटा छोटा जो है उस तरीके से टॉयलेट ब्लॉक्स होते हैं, उसको टाइम पे आप लोग कहीं भी उसको मूव कर सकते हो। तो ये पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स होनी चाहिए। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके प्लांट वगैरह है और यहाँ पे आपके जितने भी अगल बगल वाटर है ना बीचेस में तो उसकी सही तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो। सोलर पावर प्लांट होनी चाहिए, सीटिंग आपकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बैठने के लोगों की फैसिलिटी हो, CCTV सर्वेलेंस हो, यानी कि अगर भी कुछ भी तरीके का यहाँ पे आपका दुर्घटना होता है तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी CCTV में कैच हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो कानून है ना वो यहाँ पे अलाउ नहीं करती कि कोई भी तरीके का आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वो भी बीच में और आइलैंड में, क्योंकि ये डेंजरस हो जाता है। ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि रेसिस्टेंस नहीं है, ये डिजास्टर रेजिलिएंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा कोस्टल जोन में, तो इसलिए यहाँ पे रोका जाता है कोस्टल जोन रेगुलेशंस के तहत। पहले क्या थी कि मिनिस्ट्री यहाँ पे 13 बीचेस को सेलेक्ट की थी कि वो इस तरीके से सर्टिफिकेट के लिए उसको कॉम्पीट करेगी। और 13 बीचेस कौन कौन है, तो यहाँ पे 13 बीचेस का नाम याद नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन स्टेट में कौन कौन सी बीचेस है, मे बी आपको जो है यहाँ पे मैचिंग के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए गोगाला बीच जो कि दीव में है, और यहाँ पे शिवराजपुर बीच जो कि गुजरात में है, भोगैफ बीच महाराष्ट्र में है, और पादुपिदरी यहाँ पे, और कासारकोड बीच जो कि कर्नाटक की है, कपाड़ बीच आपकी यहाँ पे केरल में है, कोवालम बीच जो कि तमिलनाडु में है, एडन बीच आपकी पुदुचेरी, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश की है, मीरामर बीच गोवा की है, गोल्डन बीच उड़ीसा की है, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार की है, और यहाँ पे बनग्राम बीच जो कि आपके लक्षद्वीप की है। तो ये 13 स्टेट की आपको यहाँ पे जो है हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि कहाँ की कौन सी यहाँ पे आपकी बीच है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है लोकस्ट अटैक अभी भी न्यूज़ में चल रही है, आज भी न्यूज़ में है और 2-3 दिन से आप लोग न्यूज़ में इसको देख रहे हो, तो अच्छा ये समय है कि आप लोग इसके बैकग्राउंड में जाके देखो और न्यूज़ में क्या है इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू वीक से आप लोग देखोगे कि बहुत सारे लोकस्ट अटैक जो है ना वो ऑब्जर्व हो रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, और वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो वेस्टर्न की कंट्री है, साउथ एशियन की कंट्री है, और साथ ही यहाँ पे आपकी ईस्टर्न अफ्रीका है। तो एरिया कौन कौन यहाँ पे लोकस्ट अटैक से यहाँ पे आपके अफेक्टेड हो रहे हैं, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये आइडेंटिफाई करी है 3 हॉट स्पॉट बताया गया है जहाँ पे लोकस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान कर रही है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली रीजन है, साथ ही रेड सी वाला एरिया है और साउथ वेस्ट एशिया है।
इंडिया में आप देखोगे तो लोकस्ट अटैक जो है ना वो आपके डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान से तो है ही, और ये आपका स्ट्रक पार्ट हो रहा है, यानी कि राजस्थान वाली रीजन है, गुजरात वाली रीजन है, और बहुत ज़्यादा हेवी डैमेज करती है स्टैंडिंग क्रॉप को, यानी कि जितने भी क्रॉप वगैरह है ना तो इसको बहुत ज़्यादा ये आपका डैमेज करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको टिंडे भी कहते हैं, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये टिंडे ना, बहुत सारे टिंडेज आ जाते हैं और जिससे कि हमारे फसल वगैरह को खा ही जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मैप में भी थोड़ा बहुत लोकेशन देख सकते हो। ये हमारी यहाँ पे हो गई हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली, यहाँ पे आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रेड सी वाला एरिया है, ये रेड सी है तो इसी में आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंडिया में भी ये राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, ईरान और पाकिस्तान वाले एरिया भी इससे ग्रसित है। तो थ्रेट कहाँ पे है? थ्रेट वहाँ पे है जहाँ पे पिंक वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, येमेन है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है और इंडिया है। साथ ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ब्रीडिंग एरिया जो है आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, जो ग्रे कलर का है ये ब्रीडिंग एरिया है। यहाँ पे ये सारे टिंडे जो है बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एरिया आप लोग को ध्यान रखना है, मे बी आपका जो है इससे क्वेश्चंस फॉर्म हो सके। तो आइए अब और देखते हैं, लोकस्ट के बारे में देख लेते हैं। लोकस्ट क्या है कि एक ग्रुप ऑफ है, यानी कि शॉर्ट हॉर्न ग्रास होफर के ये ग्रुप होते हैं, और जो कि नंबर्स में आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई देखने को मिलेंगे। ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी माइग्रेट होते हैं और ये डिस्ट्रक्टिव स्वाम्स होते हैं, यानी कि एक दिन में ये 150 किलोमीटर तक भी ये जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो स्वाम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये पत्ते, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, बाहर ग्रोइंग प्लांट, ये सारे चीज़ को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सारे चीज़ को ये खा जाते हैं, वो भी मैसिव नंबर में। 4 स्पीसीज आपको लोकस्ट की इंडिया में देखने को मिलेगी। डेजर्ट लोकस्ट है, तो इसका नाम आप लोग देखिए, साइंटिफिक नेम है, डोंट नो नीड टू रिमेंबर। उसके बाद माइग्रेटरी लोकोस्ट है, बॉम्बे लोकोस्ट है एंड ट्री लोकोस्ट है। तो ये 4 टाइप्स की लोकोस्ट आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, बट ये आपको जो है इसकी साइंटिफिक नेम को याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो डेजर्ट लोकोस्ट है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा ही ये डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होते हैं इंडिया में, साथ ही साथ इंटरनेशनली भी ये बहुत ज़्यादा जो है आतंक मचा चुके हैं। साथ ही आप देखोगे कि स्मॉल स्वैम होते हैं जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर तक ये कवर करते हैं, और यहाँ पे आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड जो है उसको कंज्यूम कर जाते हैं। एक दिन में ये इतना फूड कंज्यूम करते हैं जितना कि यहाँ पे 35,000 लोग कंज्यूम करते हैं। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक दिन की इनकी खुराक कितनी ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे 35,000 लोग इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, उतना ज़्यादा ये अकेले जो है ना इतने टिंडे खा जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना भारी मात्रा में ये नुकसान करते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि सब में जो है ये 3 ब्रीडिंग सीजन्स होती है लोकस्ट की, यानी कि विंटर ब्रीडिंग कब तक है? तो नवंबर से दिसंबर है। स्प्रिंग ब्रीडिंग कब है? तो जनवरी टू जून है। समर ब्रीडिंग कब है? तो जुलाई टू अक्टूबर है। तो अभी जो यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन चल रही है वो स्प्रिंग ब्रीडिंग इनका चल रहा है। इंडिया में आप देखोगे सिर्फ 1 लोकस्ट ब्रीडिंग सीजन्स है, और ये होती है समर ब्रीडिंग, यानी कि इस समय का जो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस समय हम लोग देखते हैं कि टिंडे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंडिया में आपको याद रखना है कि सिर्फ समर ब्रीडिंग ही हमारे कंट्री में है, ये 3 ब्रीडिंग हमारे कंट्री में नहीं होती, सिर्फ एक होती है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से डेजर्ट लोकोस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करे, मॉनिटर करे, सर्वे करे, वो भी डेजर्ट एरिया वाले जगह पे, जो कि मेनली आपका राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल कंडीशन और लोकस्ट अटैक के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जब ये कंडीशन आपका फेवरेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो लोकस्ट की नंबर ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, और नंबर डिक्रीज़ होती है जब नेचुरल ये मोटालिटी होती है, यानी कि ये नेचुरली तरीके से जब मरने लगते हैं तब इनकी नंबर डिक्रीज़ हो जाती है। डेजर्ट लोकोस्ट की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन क्या है इनके ब्रीडिंग का, यानी कि इनके पॉपुलेशन का बढ़ने का, तो ये सैंडी और यहाँ पे क्लेई सॉइल होनी चाहिए। इनकी डेप्थ 10 to 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो भी सरफेस के अंदर, यानी कि ये जो ब्रीड करते हैं ये सरफेस के अंदर ही करते हैं। कुछ बेयर एरियाज़ हैं जहाँ पे ये अंडे दे सके, ग्रीन वेजिटेशंस हो सके हॉपर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा खासा ग्रीनरी जगह होनी चाहिए। एज़ पर साइंटिस्ट के हिसाब से देखें तो अनयूजुअल जो वेदर पैटर्न है, जो आज के डेट में हम लोग अनयूजुअल देख रहे हैं, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी इतने अच्छे हवा चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये अनयूजुअल जो वेदर पैटर्न है ना, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण देखने को मिल रहा है, तो ये इनके लिए और ज़्यादा अच्छा खासा कंडीशंस ये हो रही है इनके लिए, जिससे कि ये अपने नंबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं। तो यहाँ पे वार्मर सीज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है रेन लेकर आते हैं, जितना ज़्यादा गर्मी होता है उतना ज़्यादा बारिश होती है, और डॉर्मेंट एक को ये वीकन कर देते हैं। साइक्लोन्स की बात करें, जो कि इनके स्वाम्स को पूरी तरीके से डिस्पर्स कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और फ्रीक्वेंट होते हैं। साइक्लोन अभी एम्फन आई थी, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है उस एरिया में टिंडे की मात्रा कम हो गई होगी, ठीक है। तो ये सारी रिलेशन है। तो टिंडे के बारे में तो देख लिए, अब देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के बारे में। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अटेंड करी है 8th सीजन, वो भी गवर्निंग बॉडी ऑफ सीड ट्रीटी, जो कि कहाँ पे हुआ था? तो ये हेड क्वार्टर, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर, जो कि रोम में है।
ये जो गवर्निंग बॉडी सेशन है ये बायनियल है, 2 साल में एक बार। ये जो सेशंस है ये पार्टिसिपेशन देखती है जितने भी वेरियस कंट्रीज़ के डेलीगेट होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, सिविल सोसाइटीज़ भी है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी है, FAO के ऑफिशियल्स और यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरीके के गवर्निंग बॉडी में आते हैं, गवर्निंग बॉडी में। अब इस ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। ये है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको यहाँ पे सीड ट्रीटी भी कहा जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात की जाती है। और फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा, तो वर्ल्ड की जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है जो कि यहाँ पे फूड और एग्रीकल्चर के लिए होती है उसको कंजर्व किया जाएगा, उनको यहाँ पे सस्टेनेबल यूज़ किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड की जो प्लांट की जेनेटिक रिसोर्सेज है जिससे कि हमें भोजन मिलता है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होगी, हमारे फसल जो है बर्बाद होने से बचेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग इंश्योर कर पाएंगे फूड सिक्योरिटी को। साथ ही साथ फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए, यानी इस तरीके से जेनेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके यहाँ पे किसानों को और लोगों को फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि फार्मर्स की क्या राइट है और नेशनल लॉज के हिसाब से उनको यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो ट्रीटी है ये इस्टेब्लिश किया गया है मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग टू फैसिलिटेट प्लांट जर्म्स प्लांट एक्सचेंज। और बेनिफिट शेयरिंग है वो भी कैसे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट करके, यानी कि यहाँ पे दोनों लोग को यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए, चाहे ये फार्मर्स हो चाहे हम जैसे कंज्यूमर हो, एट लास्ट जो है हर किसी का यहाँ पे जो है आपका फ़ायदा होना चाहिए। एक कानून है उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, ये है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट, यानी कि यहाँ पे प्लांट की जितनी भी वेराइटीज़ है उसके प्रोटेक्शन के बारे में ये कानून बात करती है। साथ ही यहाँ पे किसानों के हक के बारे में भी बात किया जाता है। एक फार्मर्स है जिनको यहाँ पे कहा जाता है कि उनको सेव करना है, यूज़ करना है, शो करना है, रिसो करना है, एक्सचेंज करना है, शेयर करनी है, सेल करनी है अपने फार्म प्रोड्यूसर्स को, जिसमें कि सीड और वैरायटी ऑफ सीड्स भी होते हैं। और ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट किया जाता है उनके इस कानून के तहत, ठीक है। एक्सेप्ट ब्रांड नेम, यानी कि जो ब्रांड नेम दिया जाता है समटाइम्स, तो इसको ब्रांड नेम को हटाकर बाकी जो यहाँ पे बीज लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, उसको बेचते हैं, शेयर करते हैं दूसरे लोगों से, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है इस तरीके के कानून के तहत। ये जो लेजिस्लेशन है ये आपको सीड ट्रीटी के आर्टिकल 9 में देखने को मिलेगा। इस प्रोविजन के तहत आपको देखने को मिलेगी कि 138 फार्मर्स है और फार्मिंग कम्युनिटीज़ है जिनको यहाँ पे प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड की तरफ से अवार्ड भी दिया गया है। तो यानी कि ये जो है प्लांट की जीनोम को यानी कि जीन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इनको यहाँ पे इस तरीके का अवार्ड भी दिया गया है। इंडिया में जो है 16,620 एप्लीकेशंस आई है वो भी प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें से 66% जो है ना ये आपका फार्मर्स के ही द्वारा अकेले ही लिया गया है। यानी कि फार्मर्स यहाँ पे बेटर तरीके से समझ रहे हैं कि प्लांट की वेराइटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्लांट की जो जीन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसी के थ्रू जो है यहाँ पे वो अच्छा खासा काम कर पा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ एशियाज़ ओल्डेस्ट बैम्बू, जो कि इंडिया में पाया गया है। सो ये कहाँ पाया गया है इसके बारे में भी देख लेते हैं। रिसेंटली एक न्यू फॉसिल रिकॉर्ड की गई है बैम्बू की, जो कि इंडिया में ही देखने को मिलेगा और ये बर्थ प्लेस है एशियन बैम्बू की। तो ये जो फॉसिल्स है ये आपका टिरैम्प माइन ऑफ माकुम कोल्ड फील्ड जो कि आसाम में पाया गया है। ये जो फाइंडिंग है ये हमारी थ्योरी को और ज़्यादा मजबूत करेगी कि बैम्बू इंडिया में कहाँ से आया, यानी कि बैम्बू जो एशिया में आया वो इंडिया से आया, ना कि यूरोप में आया। तो इस तरीके की जो यहाँ पे कल्पना थी, बहुत सारे स्कॉलर यहाँ पे अपनी थ्योरीज देते थे, तो इस चीज़ को यहाँ पे चेंज किया जाएगा। बैम्बू जो है वो वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि कोल्ड अगर 5 डिग्री सेल्सियस तक है तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर हीट यहाँ पे आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक है तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। सी लेवल में अगर देखें तो ये 4000 मीटर तक बैम्बू जो है सर्वाइव कर पाते हैं। साथ ही ये रेनफॉल कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि बैम्बू जो है हर एक जो टफ कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनको ये झेल पाते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो बैम्बू जो है वो नेचुरली ग्रोइंग है और सारे पार्ट ऑफ कंट्री में देखने को मिलता है एक्सेप्ट कश्मीर। कश्मीर में आपको बैम्बू देखने को नहीं मिलेगी, सो पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी से रिलेटेड है पार्थेनोजेनेसिस। तो व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस ये पूछा जा सकता है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फीमेल एनाकोंडा ने यहाँ पे बर्थ दी है और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। वेरी इंटरेस्टिंग ना। तो यहाँ पे फीमेल एनाकोंडा अगर यहाँ पे बर्थ देती है तब इस प्रोसेस को हम लोग ये कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसमें कि फीमेल गैमेट्स का आपका डेवलपमेंट होता है और बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, और यहाँ पे एम्ब्रॉय की भी डेवलपमेंट होती है बिना किसी अनफर्टिलाइज्ड एक सेल के। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि कुदरत का करिश्मा ही है। ये एक एडेप्टिव स्ट्रैटेजी है, जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल नहीं होता इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण, तब इस तरीके से जो है ना यहाँ पे फीमेल एनाकोंडा बिना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो है यहाँ पे भी बर्थ देती है। ये कैसे होता है, कॉमनली आपको देखने को मिलेगा कि लोअर प्लांट में ही होता है,
है, पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है, और साथ ही साथ रेयरली यहाँ पे आपका हायर वर्टिब्रेट्स भी है। तो इन सब में आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का जो है आपका एक्टिविटी होता है। ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस के है, इसमें आपके पेरेंट के ही क्लोन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके का एक्सचेंज नहीं हुआ है, रीअरेंजमेंट नहीं हुई है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। क्योंकि आप समझिए कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, जब यहाँ पे फीमेल और मेल जब मिलते हैं, जब इनके बीच में आपका यहाँ पे जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तब इसमें क्या होती है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको फादर के देखने को मिलेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर के देखने को मिलेंगे। तब यहाँ पे बच्चे जो है ना इन दोनों पर्सन के मिक्सड अप होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेंथोजेनेसिस में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे जो है ना हूबहू यहाँ पे मदर के ही जैसे होते हैं, क्योंकि जेनेटिक तो एक ही इंसान से यहाँ पे गया है, दो इंसान से तो गया नहीं है जो कि आपका मिक्स होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, ना ही कोई यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो फीमेल एनाकोंडा ने यहाँ पे जो बर्थ दी है वो सेम इन्हीं के जैसा ही होगा और इन्हीं के जैसे सारे जेनेटिक और कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी में सीधे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है, या फिर पार्थेनोजेनेसिस में से नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनके जो डेफिनेशन है उसको सही सूट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पहले की जो मैं पीडीएफ से पढ़ाती थी वो सारे लेसन्स को अगर आप लोग को लेना है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से। वहाँ पे मैं सारे लेसन्स को रखी हूँ, अभी तक डिलीट नहीं की हूँ, तो वहाँ से जाके आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। पॉलिटी की कंप्लीट है, आईआर की कंप्लीट है, इकॉनमी की कंप्लीट है। आपकी अभी यहाँ पे जो चलेगी पीपीटी फॉर्म में, वो इन्वायरमेंट की चलेगी, साइंस एंड टेक की चलेगी, सोशल इश्यूज़ की चलेगी, और साथ ही साथ कल्चर की भी चलेगी। आर्ट एंड कल्चर की अभी तक कोई भी लेसन नहीं आई है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए। और इसी तरीके से विजन आईएएस मैगजीन की जो मार्च मंथ की जो आपकी करंट अफेयर्स है, वो मैं इसी तरीके से पीपीटी के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ वो सारे लेसन्स भी आप लोग देखिए। साइंस एंड टेक की अभी लेसन्स आई थी, बहुत कम बच्चे आप लोग देखे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैं वहाँ पे जो रेफर करती हूँ वो आपका मैगजीन जो है विजन आईएएस ही है। आप लोग रिविजन करने के लिए विजन आईएएस की मैगजीन ही देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग को मेरे थ्रू पढ़ना है तो इस तरीके से आप लोग को पीपीटी के फॉर्म में पढ़ना होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है, तो यू आर फ्री टू कमेंट एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।